आप सभी को हार्दिक प्रणाम। आज की रविवासरीय चर्चा 30 अगस्त 2020 का दिन। सभी को प्रणाम करता हूँ। विषय चिंतन कर रहे थे, ध्यान आया प्रशासनिक अफसरों का। देश में बड़े बदलाव ला सकते हैं प्रशासकगण, आईएएस और आईपीएस अधिकारीगण। विषय क्यों आया? अभी 2 या 3 दिन पहले दिल्ली के पड़ोस का जनपद उत्तर प्रदेश का सीमांत जिला नोएडा, गौतम बुद्ध नगर नाम उसे राज्य सरकार ने दिया था। नोएडा के जिलाधिकारी, वहाँ के डीएम सुहास अलवाई को हमने देखा। कोई धरने पर बैठा था और धरने पर बैठे उस परिवार पर जब उनकी निगाह पड़ी तो उन्होंने गाड़ी रुकवाकर उससे बात की। न केवल बात की बल्कि उस धरने पर बैठे व्यक्ति के समीप वो जमीन पर पालथी लगा के बैठ गए जैसे वो बैठा था। ये समाचार में आया, मीडिया ने भी दिया, सोशल मीडिया पर भी चला। मैं बड़ा प्रभावित हुआ श्री सुहास अलवाई, यंग आईएएस ऑफिसर, नोएडा के डीएम को देखकर। याद आया एक बहुत पुराना प्रसंग। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रयागराज आए थे, इलाहाबाद में उस समय के बहुत बड़े समाजवादी नेता बाबा श्री राम आधार यादव जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उनको अपना गुरु मानते थे, उनके पैर छूते थे। राम आधार यादव जी के पास बड़े बड़े चंद्रशेखर जी, वीपी सिंह साहब, ये सब उनके पास जमीन में बैठते थे। ऐसे वरिष्ठ नेता थे, समाजवादी थे। और वो धरने पर बैठे थे प्रयागराज में, और शास्त्री जी प्रधानमंत्री दिल्ली से प्रयागराज पहुंचे हुए थे। जब धरने पर बैठने की सूचना मिली यादव जी के, तो प्रधानमंत्री ने अपना काफिला घुमवाया और धरने पर बैठे यादव जी के पास पहुंचे, उनसे बातें की, उनकी समस्या पूछी और उनका निदान किया। बाबा राम आधार यादव जी के नाती श्री विजय प्रताप सिंह यादव, नेताजी कहे जाते हैं, उर्फ आज़ाद उनके नाम के साथ लगता है। प्रयागराज में बड़े वकील हैं, एडवोकेट हैं, हमें बड़ा आदर देते हैं, वो गुरुवत मानते हैं। विजय प्रताप यादव जी के घर में गया हूँ, उस जगह पर उन्होंने सब हमें दिखाया है जहाँ लोहिया, वीपी सिंह और सब बड़े बड़े लोग आते थे, मधुली में बड़े बड़े नेता लोग बाबा जी के पास, उनके नाना जी के पास। तो बहुत सारी चीज़ें बताई, उसमें ये भी बताया था शास्त्री जी का उनके पास आना और धरने के स्थल पर प्रधानमंत्री का वहाँ जाकर के मिलना। डीएम नोएडा को देखा तो शास्त्री जी याद आए। पहले के आईएएस और आईपीएस अफसर ऐसा ही किया करते थे, औचक निरीक्षण करते थे, अनेक कमियां पकड़ते थे, ठीक कराते थे गलतियों को पकड़कर। अब वो बहुत कम देखने को मिल रहा है। मेरे गृह राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुछ बरस पहले कटोरी देवी नाम की एक शिक्षिका, 17 साल तक वह विधानसभा के सामने दारुल सफा विधायक निवास है, उसके गेट पर बैठी रही धरने पर 17 ईयर्स। जरा कल्पना करिए, दिमाग से विक्षिप्त हो गई और वहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री, गवर्नर, स्पीकर, शासन के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, कमिश्नर, डीएम, एसएसपी, न जाने कितने लोग वहाँ से गुजरते हैं, सारे एमपी, एमएलए, और उसकी ओर ध्यान नहीं दिया लोगों ने कि कटोरी देवी की समस्याएं सुने। समस्या क्या रही होगी? शिक्षा विभाग की कोई उनके साथ अन्याय हुआ होगा, उसके खिलाफ बैठी थी। 17 साल बाद किसी ने उनकी ओर ध्यान दिया, उनका अनशन, उनका धरना तोड़वाया। 3-4 दिन पहले जब डीएम नोएडा को देखा तो वो प्रसंग याद आया। मैंने कोट किया था, फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी थी इसके बारे में। तो आज बड़ी ज़रूरत है
कि हमारे जो भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और जो अन्य राष्ट्रीय स्तर की सेवाएं हैं उनके अफसर और संवेदनशील बने, बहुत बड़ी समस्याएं वो हल कर सकते हैं, क्योंकि सारा पावर उनके हाथ में होता है। मैं इस समय बात डीएम की कर रहा हूं तो जिलाधिकारी नाम की संस्था की भी चर्चा करूंगा। जिलाधिकारी नाम की संस्था देश के संचालन में बहुत बड़ा योगदान निभाती रही है। एक समय था जब जिला न्यायाधीश और पुलिस अधीक्षक सहित सभी बड़े अफसर उनके अधीन होते थे। शासन राज्य या केंद्र की जो सरकार है उसके आदेशों का पालन बखूबी डीएम के हाथों हो जाता था। मैंने उत्तर प्रदेश सचिवालय में कुछ बरस सेवा की है। देखता था मामला किसी भी विभाग का हो, डीएम को चिट्ठी लिख दो तो उनके स्टेनो बड़े आराम से संबंधित विभाग से सब आख्या वगैरह मंगाकर, और डीएम को पता भी नहीं चलता व्यस्तता के दौरान, जवाब मंगाकर फ्रेश साइन के लिए साइन कराकर और शासन को भेज देते फाइल मंगाकर। बड़े आराम से सारे काम हो जाते थे। कुछ दशकों बाद देखा विकास विभाग किसी आईएएस के पास चला गया, पुलिस बिल्कुल अलग हो गई। तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। शासन के विभागाध्यक्षों के जो एचओडीज हैं उनके सवालों का, उनके पत्रों का जवाब जिले से नहीं जा पाता। बहुत देर लगती है निर्णयों में, क्योंकि जिलाधिकारी नाम की संस्था कहीं कमज़ोर पड़ी। अब पुलिस और विकास विभागों का अफसर अलग हो गया। हालांकि जिला जज को छोड़कर अन्य अफसर डीएम के अंडर में ही होते हैं, लेकिन एक समय था जब डीएम को सैल्यूट करते थे एसपी, और आज भाई साहब हो गए, हाथ मिलाने लगे। यह स्थिति हुई तो कुछ फर्क पड़ा है। तब भी जिलाधिकारी नाम की संस्था पावरफुल है। मैं चाहूँगा कि इस संस्था को बहुत मजबूत किया जाए। अनेक समस्याओं के हल केंद्र और राज्य के इससे हो सकते हैं। हमारे मार्गदर्शक पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी ने व्यक्ति को सबसे महत्वपूर्ण कहा था। हमने देखा एक व्यक्ति किसी जिले का डीएम या एसएसपी होता है, यदि वो कंस्ट्रक्टिव सोच का अफसर है तो इसी संविधान और शासकीय नियमों के तहत काम करते हुए कार्य निष्पादन की, संपादन की अनेक नई धाराएं वो बना देता है। गृह जिले हरदोई में एसपी थे बृहस्पति मणि त्रिपाठी जी। मैं उनसे एक बार मिलने गया, पता चला कि वो एक मुकदमा कर रहे हैं। मैंने सोचा क्या एसपी भी कोर्ट लगाते हैं, तो थोड़ा वेट करना पड़ा। बाद में जब मिले तब पता चला कि विवाह संबंध विच्छेद के जो मामले होते हैं वो जिले भर के मामले हर संडे को सवेरे बैठते, एक मजिस्ट्रेट बिठाते, अपनी पत्नी को भी बिठाते, एक एडवोकेट को पब्लिक से बुलाते और न्यायिक मजिस्ट्रेट सहयोग में बैठ जाता और केवल अनऑफिशियली उनके संबंध, बहुत सारे संबंध विच्छेद के मामलों को वो ठीक करा देते। दंपत्ति परिवार को पुलिस से बुलाते। अनेक प्रसंग हैं हरदोई के कि टूट रहे परिवारों को उन्होंने बचा लिया था। कुछ समझाना होता और कुछ पुलिस की कार्रवाई का डर, और परिवार मिल जाता, परिवार टूटते नहीं। मुकदमे कोर्ट में कम जाते उस विषय के। एक एसपी ने एक नया प्रयोग कर दिया था। बाद में काशीनाथ तिवारी जी एसपी हुए, के.एन. सिंह, काशीनाथ सिंह, उन्होंने भी इस परंपरा को जारी रखा था। उनसे भी मेरी बात होती थी। देखा गया है कि ऐसे प्रयत्न अब डीएम और एसपी बहुत कम करते हैं। याद आती हैं अनेक घटनाएं जब नए आईएएस अफसर ट्रेनिंग के दौरान हमारे सचिवालय में आते, हमारे बॉस से, अधिकारी से अटैच किए जाते हुए उनको हमारे अधिकारी हमारे पास बिठा देते। 15 दिन के लिए लगभग वो ट्रेनिंग में आते थे। जो पोस्टिंग के पहले उन युवक युवतियों को हमारे अफसर हमारे पास जब बिठाते तो छोटी छोटी बातें वो सीखते, हम उन्हें समझाते, फाइल बनाने, रखने, नोट्स लिखने, रिकॉर्ड रखने आदि की महीन महीन बातें वे हमसे सीखते। अब तो वे लोग बहुत बड़े बड़े अफसर हो गए हैं शासन के, और केंद्र में वो लोग बैठे होंगे जो लोग हमारे पास ट्रेनिंग में आते थे। उत्तराखंड में जब हम सेवारत थे उस समय के कुछ प्रसंग याद आते हैं। वहाँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय में संयुक्त निदेशक रहते हमने सिविल सर्विस की कोचिंग आरंभ कराई थी। लगभग 3 साल उसको चलाया था, और उसमें हम यंग आईएएस ऑफिसर्स को बुलाते, उत्तराखंड कॉडर के आईपीएस को बुलाते, पीसीएस को बुलाते, और वे उन्हें प्रोफेसर बन के हमारे विद्यार्थियों को पढ़ाते। याद है
जब परिचय निकट हो जाता उनको भी अच्छा लगता कि कहते मिश्रा जी आपने प्रोफेसर बना दिया सिटी मजिस्ट्रेट या सीडीओ से। उस समय उनकी पोस्टिंग आरंभिक स्टेज में होती। फ़ोन आता कि आपके विश्वविद्यालय के सामने से गुजर रहा हूँ, लगभग 7:30 बजे गुजरूँगा। हम अपने निजी सचिव दिलीप जी को कहते देखो ऑफिस खोल लो, फलां अधिकारी ऊपर पहाड़ से आ रहे हैं, और वो हमारे साथ बैठते, उनको कैंटीन से ताज़ा चाय नाश्ता मंगवा लेते, उनका आतिथ्य हम कर लेते, और वो सहज बातें करते हुए पूछते मिश्रा जी आप कुछ गुरु मंत्र दीजिए, आपके पास अनुभव है लंबी सेवा का, हम अपनी प्रशासनिक सेवा में खूब अच्छे अफसर कैसे कहलाए जाएं। हम उनको बताते, एक दो प्रसंग याद आते हैं, समय कम है इस समय। हमने एक ऑफिसर से कहा, आप तो काफ़ी सीनियर हो गए हैं, हमने उनको कहा कि जब आप डीएम बनना तब कलेक्ट्रेट में आपकी कार रुक रही है, आप कार से उतरकर अपने ऑफिस की ओर बढ़ रहे हैं, लोग सरकारी लोग आपको नमस्कार कर रहे हैं, पुलिस के लोग सैल्यूट कर रहे हैं, गांव से आया हुआ कोई आदमी आपको बड़े आदर के साथ डरा हुआ झिझका हुआ प्रणाम करता है। क्षण भर रुक जाना उस गांव वाले के पास और कहना दादा कहाँ से आए हो, कौन से ब्लॉक, कौन से थाना क्षेत्र से, जरा हाल थोड़ा सा पूछ लो और कंधे पर हाथ रख दो और फिर अपने ऑफिस की ओर चले जाओ। उसका काम हो या न हो, लेकिन वो जाकर के कहेगा हाकिम बहुत अच्छा आया है ज़िले का, और जो सरकारी लोग होंगे उसके काम को फटाफट करेंगे। तो ऐसे व्यवहार करना हम उन्हें सिखाते उन युवा आईएएस अफसर को। हम कहते आप गांव में गए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, और निरीक्षण में आपके साथ ढेरों अफसर हैं क्षेत्र के, निरीक्षण करते हुए आप जा रहे हैं, साइड में देखना एक टूटी हुई खटिया पर लेटी हुई एक बूढ़ी महिला हाथ में डंडा लिए हुए अपने पलंग से उतरकर नीचे बैठकर, उसे साफ दिखाई नहीं पड़ रहा, वो आपकी ओर देख भी नहीं पा रही, उसे पता है हाकिम आया है, कलेक्टर आए हैं, जिलाधीश आए हैं, और वो आपके आदर में नीचे बैठी है। अपने उस जो अधिकारी लिए जा रहे हैं आपको काम के को दिखाने के लिए उस लाइन से अलग हो जाना जरा उस माता को देखकर, और माता के पास ज़मीन में ठीक वैसे ही बैठ जाना या उसके बसखटी के खटिया के डंडे पर बैठ जाना, कंधे पर हाथ रखना, माई कैसी हो तुम, माई समझ नहीं पाएगी क्या है। तब तक गांव के प्रधान, भूतपूर्व प्रधान शब्द, अरे अम्मा चाची डीएम साहब हैं, डीएम साहब तुम्हारा हाल पूछ रहे हैं। हमने कहा इतना जरा एक बार करके देखना तो सही, आपके जो नीचे के अधिकारी हैं उस महिला, गांव के लोग, उन पर बड़ा असर पड़ेगा और उनके काम अधिकारी करेंगे कि अधिकारी बहुत संवेदनशील है, जरा ऐसे करके तो देखना। और हमने देखा बाद में वो डीएम बने, 3-3, 4-4 जिलों में जिलाधिकारी रहे। बाद में कभी फ़ोन हमें करते, कभी जब मिलते कहते आपका दिया मंत्र मिश्रा जी मैंने अप्लाई किया, हमने बड़ा सम्मान पाया। और ऐसे बहुत सारे चीज़ें हम लोग उन युवा आईएएस अफसरों को सुनाते। हम उन्हें गुरुदेव के साहित्य को, मैं जहाँ रहता हूँ, इन दिनों दिल्ली में हूँ, यहाँ पर भी पूरा वांग्मय साहित्य और सारा साहित्य है। ऋषि चिंतन के सानिध्य में एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ के विभिन्न लेखों को हम उन्हें बताते। एक लेख याद है, एक आईएएस अफसर को हमने कहा था गुरुजी ने कहा था सदा सत्य बोलिए, अपने विचारों को सत्यता से परिपूर्ण बनाइए, आचरण में सत्यता बरतिए और अपने आप को सत्यता से सराबोर रखिए। ऐसा करने से आपको एक ऐसा प्रचंड बल प्राप्त होगा जो संसार के समस्त बलों से अधिक होगा। गुरुदेव ने कहा था जो अपनी आत्मा के सामने सच्चा है, जो अपनी अंतरात्मा की आवाज के अनुसार आचरण करता है, बनावट, धोखेबाजी, चालाकी को तिलांजलि देकर जिसने ईमानदारी को अपनी नीति बना लिया है, वह इस दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है। क्योंकि सदाचरण के कारण मनुष्य शक्ति का पुंज बन जाता है, उसे कोई डरा नहीं सकता, उसे किसी का डर नहीं लगता। जबकि झूठे और मिथ्याचारी लोगों का कलेजा बात बात में सशंकित रहता है और पीपल के पत्तों की तरह वो व्यक्ति कांपता रहता है जो झूठे लोग होते हैं। तो आईएएस ऑफिसर रहते हुए, आईपीएस अधिकारी रहते हुए आप जरा ऐसे बनकर के तो देखना। बड़े बड़े लोग आज के लोकतंत्र में जो कई अधिकारियों को बहुत कमज़ोर देखा जाता है, आपकी गिनती उसमें नहीं होने पाएगी।
ऐसे हम उनको कई मार्गदर्शन गुरु जी के साहित्य से भी प्रदान करते। तब वह ग्रंथ मांगते और उनको हम शांति कुंज के साहित्य स्टॉल से वो पैसा हमें देते और वो ग्रंथ ले जाते। ऐसे ज़रूरत है आज धर्मतंत्र के लोग, जो हमारे प्रशासन के लोग हैं, उनको छोटी छोटी बातें सिखाएं, खासकर युवा IAS IPS PPS PPS और PCS आदि अधिकारियों को। दुख है कि हमारे विश्वविद्यालय से चले आने के बाद वो कोचिंग भी बंद हो गई और वो चल नहीं पाया। कोई नहीं, कंटिन्यू रहता अच्छा होता। अनेक प्रशासनिक अफसर बड़े डैशिंग होते हैं। हमने देखा है श्री भूरेलाल यूपी के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी क्षेत्रों में जाते, जूता उतारते, किसान खेत में काम कर रहा होता गीली ज़मीन में, और वह उसके पास अपनी पैंट जो है थोड़ा ऊपर पतलून खींचते, पलट लेते और उसमें नंगे पैर घुस जाते। प्रदेश के एग्रीकल्चर डायरेक्टर, जिले के सारे बड़े बड़े अफसर, सबको मोजे और जूते उतार कर खेत में घुसना पड़ता। वो कहते मैं कृषि का अफसर हूँ, कृषि का प्रमुख हूँ पूरे प्रदेश का, तो हमें तो किसान के पास जाना चाहिए, किसान को मेड़ पर बाहर नहीं बुलाना चाहिए। ऐसे अफसरों को भी हमने देखा है। और डॉक्टर कमल टावरी जी को याद करूं, उनकी सक्रियता तो 75 साल की वय में भी हम इन दिनों देख रहे हैं, जो अपने जीवन के विभिन्न अनुभवों का सार देश के जन जन में बांट रहे हैं। सौभाग्य है भाग्योदय फाउंडेशन का कि उन्होंने मुख्य सलाहकार का दायित्व हमारे आग्रह पर स्वीकारा। श्री राय सिंह, डॉक्टर हरिकृष्ण पालीवाल, जयशंकर मिश्रा जी, श्री राकेश कुमार मित्तल जी जैसे IAS अफसरों को तो भुला पाना हमारे लिए मुश्किल होगा, जिन्होंने गायत्री परिवार शांति कुंज के आड़े समय में हमारे अनुरोध पर जो सहायताएं की, सहयोग किए, उनको बड़े बड़े मुख्यमंत्री और मिनिस्टर्स नहीं कर सकते थे। हम उन कामों में प्रमुख माध्यम बन पाए, हमें संतोष है। और गुरुदेव को मैं सादर नमन करता हूं कि उनके कामों में हम उन सबको लगा पाए थे। कुछ और लोग याद आते हैं, बात समापन करूंगा। हरदोई मेरा गृह जनपद, वहाँ के DM श्री सिराज हुसैन, उनका तो एक दृष्टांत सुनाऊंगा। पुरानी कमीज पहनी, नीचे तहमद बांधा धारीदार, और अपने ही कलेक्ट्रेट में पैदल नंगे पैर स्टाम्प वेंडर के पास पहुंच गए। उस समय जब स्टैंप की कमी के कारण ब्लैक में उनको ज़्यादा पैसे दे करके वेंडर्स बेच रहे थे। उन्होंने सौदा तय किया, इतने का चाहिए, इतना पैसा ज़्यादा। उन्होंने खरीदा उसको, नाम पूछा, नाम तो लिख लिया, शक नहीं हुआ उन्हें। पिता का नाम पूछा, शक नहीं हुआ। पता पूछा, क्या लिखूं, लिखना पड़ता है स्टैम्प बेचने वाले को अपने रिकॉर्ड में पीछे लिखा भी जाता है। जिलाधिकारी आवास हरदोई जब एड्रेस उन सज्जन ने बताया, उस यंग IAS ऑफिसर ने चश्मा और कलम दोनों चबूतरे से गिर पड़े थे वेंडर के। जब देखा जिलाधिकारी आवारे सिराज हुसैन, और देखा है तो DM साहब खड़े हैं मैली कुचैली शर्ट में। पंडित जी नीचे उतरे, माफ़ी मांगी, तुरंत अफसर आ गए, लाइसेंस निरस्त किया गया वेंडर का और कार्रवाई हुई और उधर कार लग गई और DM साहब अपने बंगले को चले गए। ऐसे अधिकारियों को भी हमने काम करते देखा है। ऐसी घटनाएं प्रहलाद नगरी हरदोई के उस समय के जो जानकार लोग हैं वो आज भी सुनाते हैं। आज समय मांग कर रहा है कि लीग से हटकर काम करने वाले ऑफिसर, विभिन्न सेवाओं के जो अधिकारी हैं वो सामने आएँ और कुछ ऐसा कर जाएं जिनकी चर्चा भविष्य में वैसे ही हो जैसे अभी मैं कर रहा हूं। हमारा आग्रह है, यह जो वीडियो है यह प्रशासन से जुड़े हुए जो विशेष रूप से यंग ऑफिसर्स हैं, किसी भी सेवा के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वे सुने, और हमारे समाज के अन्य युवक युवतियाँ इसको थोड़ा पूरा अवश्य सुने और अच्छा लगे तो अपने भावी जीवन में उतारें। मैं आभारी होऊंगा। आज की चर्चा यहीं पर रोकता हूँ, विराम देता हूँ। आपने अंत तक सुना, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। प्रणाम, शुभकामनाएं। ओम शांति।